हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम चरक चिकित्सा अध्याय के 15वें चैप्टर की बात करेंगे, जो है गृहिणी दोष चिकित्सा अध्याय। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर फास्ट एंड फास्ट। ओके, तो सबसे पहले हम इसकी क्या है, जो एग्ज़ाम में ये श्लोक एक बार पूछा गया था रेफरेंस के तौर पे, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये श्लोक भी आप अच्छे से याद कर लेना। शांते अग्न्यो म्रियते युक्ते चिरम जीव अत्यमानम, मतलब अग्नि के शांत हो जाने पे मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। देह अग्नि की महत्व। अब देह अग्नि का महत्व क्या है? मनुष्य के शरीर की आयु, वर्ण, बल, स्वस्थता, उत्साह, शरीर की बुद्धि, वृद्धि, कांति, ओज, तेज, अग्नियाँ और प्राण ये सभी देह की अग्नि होने पर ही स्थित रहते हैं। यदि जठराग्नि शांत हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, और जठराग्नि में विकृति आ जाए तो मनुष्य रोगी हो जाता है। इसीलिए अग्नि को आयु, वर्ण, बल आदि का मूल कहा गया है। अब जो ऊपर वाला श्लोक है ये पूछ लिया जाएगा, और पूरा देह अग्नि का महत्व पूछ लिया जाएगा। तो ये आप सही से पढ़ के जाइएगा एग्ज़ाम में। जठराग्नि के बारे में महत्व पढ़ते हैं। जठराग्नि का महत्व आ गया तो क्या लिखेंगे? यद अन्न देहे धातव ओजो बल वर्ण आदि पोषकम तत्र अग्नि हेतुर अन्न ह अपाकवद द्रव साध्य। अब क्या है? जो अन्न शरीर धातु, ओज, बल और वर्ण आदि का पोषक है उसमें अग्नि ही प्रधान कारण है, क्योंकि अपक्व आहार से रस आदि धातुओं की उत्पत्ति उचित रूप में नहीं हो पाती है। ठीक है, अब धातुओं का मल, ये तो हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आए हैं, पर हम फिर से पढ़ेंगे। अन्न का मल होता है मल और मूत्र, रस का होता है कफ, रक्त का होता है पित्त, मांस का होता है खामल, नाक आदि कान आदि का मल, मेदा का होता है स्वेद, अस्थि का होता है केश रोम, और मज्जा का त्वचा का स्नेह और अक्षीबिट। ठीक है, पाचकाग्नि का अब महत्व पढ़ेंगे। पाचक अग्नि का महत्व क्या है? शरीर में रहने वाली सभी प्रकार की अग्नियों में प्रधान पाचक अग्नि मानी जाती है। पाचक अग्नि ही शेष 12 अग्नियों का मूल है। ठीक है, अब इसमें मैंने एक नोट करके चीज़ लिखी है कि धातुओं का परिवर्तन 6 दिन रात में होता है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। अब पाचक अग्नि की वृद्धि होने पर शेष अग्नियों की भी वृद्धि होती है, और यदि पाचक अग्नि क्षीण हो जाएगी तो अन्य अग्नियां भी क्षीण हो जाएंगी। इसीलिए सावधानी होकर विधि पूर्वक अन्न और पान स्वरूप ईंधन के द्वारा पाचन अग्नि की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब गृहिणी की उत्पत्ति पूछी गई तो क्या लिखेंगे? जो मनुष्य जीवा की चंचलता से, गृहिणी रोग का क्या उत्पत्ति, कैसे उत्पत्ति होगी? मतलब आपकी जीवा इतनी चंचल है कि आप बन्न खाना खाते हैं, तो वही दे रखा है। जो मनुष्य जीवा की चंचलता से आहार की विधियों को छोड़कर भोजन करता है, वह गृहिणी की विकृति से होने वाले रोगों को शीघ्र ही प्राप्त होता है। अब मोमोज, स्प्रिंग रोल, चाउमीन, फलाना ढिकाना खाओगे तो गृहिणी ही होगा, है ना कि नहीं होगा? तो यही है ना कि जो भोजन जिस हिसाब से बोला गया है वो उस हिसाब से करना चाहिए, अन्यथा गृहिणी रोग हो सकता है। गृहिणी रोग के सामान्य निदान और संप्राप्ति क्या है, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। भोजन ना करने से या अजीर्ण में भोजन करने से क्या होगा? दूषित जठराग्नि दूषित हो जाएगी। उसकी वजह से क्या होगा? लघु अन्न भी उचित तरीके से पाक नहीं हो पाएगा। जब पाचन नहीं होगा तो क्या होगा? सुक्त बनेगा और विष के समान, या तो सुक्त अम्ल बनेगा या विष के समान फिर कोई आम बन जाएगा या विष बन जाएगा, तो क्या होगा? गृहिणी रोग हो जाएगा। ठीक है, अब 4 प्रकार की अग्नियाँ, ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी पढ़ेंगे। विषम अग्नि। विषम अग्नि में क्या होता है? आहार विषम रूप से पाचन होना, ये धातु की विषमता के कारण होती है। तीक्ष्ण अग्नि, अल्प भोजन करने वाले व्यक्ति की धातुओं का शोषण करती है। साम अग्नि, उचित मात्रा में सेवन, भोजन को स्वरूप में पाक करना, सम रूप में पाक कर देती है उसको। दुर्बल अग्नि, सभी प्रकार के खाए आहार में विधा उत्पन्न करती है, अन्न को ऊर्ध्व और अधोम मार्ग से बाहर निकाल देती है। अब गृहिणी का स्वरूप पूछा गया तो आप क्या लिख के आएंगे? अधस्तु पाकव आमम वा प्रवर्तम गृहिणी गदः उच्यते सर्वमेव अन्नम प्रायो हस्य विदहते। अब मंदाग्नि द्वारा विदग्ध आहार अधोम मार्ग द्वारा पक्व या कच्चा
जब मल के रूप में प्रवृत्त हो तो वो क्या होता है, गृहिणी का स्वरूप। अब गृहिणी रोग के भेद कितने प्रकार के होते हैं? गृहिणी रोग पूछी जाए तो कितने प्रकार की होती है? वातज, पित्तज, कफज, साम और सन्निपातज। अब वातज गृहिणी के बारे में पढ़ते हैं। वातज गृहिणी और उसके निदान। ठीक है, तो वातज गृहिणी में क्या होता है, कटु, तिक्त आदि द्रव्य के सेवन करने से क्या होगा, प्रकुपित वायु अग्नि को आच्छादित कर लेगी और गृहिणी रोग हो जाएगा। इसमें लक्षण क्या मिलेंगे? अब वातज गृहिणी हुई तो उसमें क्या क्या लक्षण मिल सकते हैं? अन्न दुख से पचता है, मतलब बहुत मुश्किल से पचता है। अन्न का पाक अम्लिक होता है, और पाक कैसा होता है, अम्लिक होता है, एसिडिक पाक होता है। आँखों की रोशनी कम तथा कानों से शब्द सुनाई देते हैं। विसूचिका, गुदा में कर्तनवत पीड़ा होगी, गुदे में ऐसे लगेगा जैसे कोई कैंची से काट रहा हो। सारे रसों के से परिपूर्ण वस्तु सेवन, सारे रसों से परिपूर्ण वस्तुओं का सेवन करने का मन होगा। मानसिक अवसाद हो जाएगा, भोजन पच जाने पर भी तथा पाचन काल में अध्यमान हो जाता है। थोड़ा भोजन करने पर स्वास्थ्य का अनुभव होता है, और ज़्यादा भोजन कर लोगे तो क्या होगा, पेट दर्द शुरू हो जाएगा। पित्तज गृहिणी, पित्तज गृहिणी में क्या है, इसकी संप्राप्ति देखते हैं कटु रस सेवन से। देखिए ये सारी संप्राप्तियाँ आपको तो अपने दिमाग से ही समझ में आ जाएंगी कैसे लिखनी है। अजीर्ण आदि में भोजन से क्या होगा, पित्त बढ़ेगा, अग्नि नष्ट हो जाएगी, गृहिणी रोग हो जाएगा। अब इसमें लक्षण क्या आएंगे? मनुष्य का वर्ण पीले रंग का हो जाएगा, पित्त पीला, ठीक है। अजीर्ण से पीड़ित होकर नीले और पीले वर्ण का मल त्याग करेगा। दुर्गंध युक्त खट्टी डकार और हृदय और कंठ में दहा होगी। देखो जहाँ पित्त होगा, ये एसिडिक कंडीशन है वही सारी। अब कफज गृहिणी के निदान और लक्षण क्या होंगे? गुरु, स्निग्ध, शीत आदि भोजन करेगा तो प्रकोपित कफ क्या करेगा, अग्नि को मांद कर देगा, गृहिणी रोग कर देगा, जिसकी वजह से क्या लक्षण आएंगे कि खाया हुआ आहार जो है बहुत मुश्किल से उसका पाचन होगा। मुख में मधुरता लगेगी, पीनस होगा, स्टीवन होगा, अवसाद होगा, मैथुन की इच्छा नहीं होगी और आलस्य हो जाएगा। अब साम गृहिणी के लक्षण और चिकित्सा की बात करते हैं तो इसमें क्या होगा? विदग्ध आहार से क्या होगा, कुपित वात आदि दोष गृहिणी में आश्रित हो जाते हैं जाकर, और गृहिणी में आश्रित हो जाते हैं तो क्या होता है, गृहिणी रोग हो जाता है। इसमें क्या होता है, विष्टम्भ होता है, प्रशेक होता है, उदर में वेदना होगी, उदर में दहा होगी, अरुचि होगी, भारीपन होगा। इससे क्या समझेंगे, साम गृहिणी के लक्षण समझने चाहिए। अगर आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो ये अगर सारे लक्षण मिल रहे हैं तो क्या होगा, वो साम गृहिणी का लक्षण है। इसकी चिकित्सा में कुछ नहीं करना है, उष्ण जल का पान करा देना है और उसको वमन करा देंगे। अब गृहिणी रोग की चिकित्सा सिद्धांत, क्योंकि हम चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं तो चिकित्सा सिद्धांत पढ़ना ज़रूरी है। लीनम पक्वाशयस्थम व अप्यम श्राव्यम संदीपने शरीर अनुगते सामे रसे लंघन पाचनम। चरक चिकित्सा 15 का 75 श्लोक है। आम दोष लीन होकर अथवा पक्वाशय में स्थित होकर क्या करेंगे, दीपन, शोधन व विरेचन करेंगे। जब आम दोष क्या है, पक्वाशय में लीन हो गए या स्थित हो गए हैं या वहाँ पे बैठ गई हैं, तब क्या करेंगे, दीपन करेंगे, फिर शोधन करेंगे और उसमें भी क्या करेंगे, विरेचन करेंगे। और सामरस शरीर में फैल गया, अगर पूरे शरीर में सामरस फैल गया तो लंघन और पाचन सबसे पहले कराएंगे। अब इसमें योग कौन सा लिख सकते हैं आप जाके, तो पंचकोल पेय लिख सकते हैं। अब वातज गृहिणी की चिकित्सा की बात करेंगे तो वातज गृहिणी की ट्रीटमेंट क्या होगा, आफ्टर आमदोष पाचन। जब आमदोष का पाचन हो जाएगा तो दीपनीय द्रव्यों से सिद्ध घृत का पान करा देंगे। और जब मल मूत्र अपान वायु उचित रूप से अगर नहीं निकल रही है तो क्या करेंगे, 2-3 दिन तक घृत का पान कराते रहेंगे। उसके बाद स्नेहन स्वेदन कर देंगे। स्नेहन स्वेदन के बाद क्या है, वाताग्न तेल से अभ्यंग करेंगे। अभ्यंग करने के बाद उसे हम देंगे निरुवस्ती। निरुवस्ती देने के बाद क्या करेंगे, जब दोष शिथिल रह जाएं, अगर निरुवस्ती देने के बाद भी दोष रह जाते हैं तो क्या करेंगे, एरंड तेल और क्षार को पिला देंगे। उसके बाद उससे क्या करेंगे, विरेचन हो जाएगा। विरेचन हो जाने के बाद अगर विरेचन होने के बाद भी कोष्ठ में रुक्षता और मलबंध है तो अनुवासन वस्ती करा देंगे। अनुवासन वस्ती कराने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, संसर्जन कर्म करेंगे, मतलब पेय आदि के बाद प्रतिदिन बल अनुसार घृत का सेवन कराएंगे। पेय आदि दे देंगे, उसके बाद उसको बल के अनुसार उसको घृत का सेवन कराएंगे। अब गृहिणी में तक्र का प्रयोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गृहिणी में तक्र का प्रयोग करके क्वेश्चन आता भी है। तो तक्रम तो गृहिणी दोषे दीपन ग्राही लाघवात, ठीक है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीपन ग्राही और लघु होने से तक्र गृहिणी रोग में उत्तम होता है। क्यों उत्तम होता है, क्योंकि तक्र कैसा है, दीपन है, ग्राही है और लघु है। तक्र अम्ल होने से क्या करेगा, पित्त प्रकोपित करना
चाहिए, बट पित्त को प्रकोपित पर लेकिन क्या करेगा, मधुर विपाक वाला है, इसीलिए पित्त का प्रकोप नहीं होगा। नो पित्त प्रकोप, ठीक है। अभिषंध होता है, कफ को बढ़ाना चाहिए, बट कफ कसाय उष्ण विकासी और रुक्ष होने की वजह से क्या होगा, कफ की विकृति नहीं होगी, ठीक है। कसाय रुक्ष गुण होने के कारण वात को बढ़ाना चाहिए, बट स्वादु अम्ल और सांद्र होने के कारण वात की विकृति भी नहीं होगी। तो ये सारे हमने रीज़न दे रखे हैं कि इसमें अगर ये ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, तो ये है रीज़न्स। अब हम तक्कर को किस में यूज़ कर सकते हैं, अर्श में यूज़ कर सकते हैं, उदर रोग में कर सकते हैं, गृहिणी में कर सकते हैं। और अगर योग लिखना आए तो कौन सा योग लिख दोगे, तक्रारिष्ट लिख दोगे गृहिणी में। अब पित्तज गृहिणी की चिकित्सा की बात करें तो पित्तज गृहिणी चिकित्सा में क्या होगा, विरेचन कराएंगे, वमन कराएंगे, विदाह न उत्पन्न करने वाले लघु अन्न का सेवन कराएंगे, तिक्त रस वाले द्रव्यों को मिलाकर जांगल पशु पक्षियों के मांस रस और यूष में दे सकते हैं, दीपन ग्राही औषधियाँ देंगे, तिक्तक घृत का पान कराएंगे। तिक्तक घृत का यूज़ कहाँ आया था, कुष्ठ में आया था, कुष्ठ रोग अधिकार में आया था। अब तिक्तक घृत का यूज़ कहाँ आ रहा है, पित्तज गृहिणी में भी आ रहा है। अब इसमें योग कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, अगर पित्तज गृहिणी हो गया है तो आप पेशेंट को क्या दे सकते हो, चंदन आदि घृत दे सकते हैं, नागर आदि घृत दे सकते हैं, भूनिम्ब आदि चूर्ण दे सकते हैं, बचा आदि चूर्ण दे सकते हैं, किरात तिक्त आदि चूर्ण दे सकते हैं, मधु का आसप दे सकते हैं, दुर्बल आसप दे सकते हैं, मलासप दे सकते हैं, पिंडासप दे सकते हैं और मधवारिष्ट दे सकते हैं। अब पिंडवासप कई बार पूछने के लिए आ भी जाती है, तो पिंडासप क्या है हमारी, पिंडासप है एक ही में पिपली चूर्ण गुड़ बहेड़ा की मज्जा। अब इसमें क्या करेंगे, पिपली चूर्ण ले लेंगे, गुड़ ले लेंगे, बहेड़ा की मज्जा ले लेंगे, एक प्रस्त ले लेंगे सब, ठीक है, एक में मिला लेंगे, फिर घृत भावित घड़े में रख देंगे, घृत लगे हुए घड़े में इसको रख देंगे, उसका मुख कर देंगे बंद, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यव की राशियों में 15 दिन तक उसे हम गड़ा देंगे। गड़ाने के बाद क्या करेंगे, आसप तैयार हो जाएगा, आसप तैयार हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इस आसप का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे, एक पल आसप लेंगे, एक अंजलि जल में घोलकर भोजन के बाद सेवन करेंगे। कब तक करेंगे, 1 महीने तक करेंगे। ये रसायन का भी काम करता है पिंडासप, ठीक है। तो ऐसे हम रसायन इस तरीके से हम पिंडासप बना लेंगे। अब क्षार गुटिका भी पूछ ली जाती है, तो क्षार गुटिका क्या है, सुधा कांड 4 पल ले लेंगे, सेंधा नमक, बेड सोचर नमक, ये सारे 1-1 पल ले लेंगे। अर्क की पत्तियाँ 8 पल ले लेंगे, चित्रक मूल 1 पल ले लेंगे। क्वेश्चन पीजी में ये भी पूछा जाता है कि क्षार गुटिका का वर्णन किसने बताया, तो कृष्णात्रेय ने बताया है, ठीक है। और बाकी इसकी ट्रिक याद करने के लिए तुम क्या लिख सकते हो, सुधा आक चित्र, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गए, तो इससे सुधा याद रहेगा, अर्क याद रहेगा, आँख, ठीक है, चित्र से चित्रक याद रहेगा। इन सब को कूट लेंगे, फिर हांडी में बंद कर देंगे और फिर उसे फूंक देंगे। फूंक देने से क्या होगा, इसमें क्षार तैयार हो जाएगा। क्षार तैयार हो जाए तब इसमें बृहति स्वरस में घोलकर इसकी गुटिका बना लेंगे और इसका प्रयोग भोजन के बाद उष्ण जल से करेंगे। और किस किस रोग में कर सकते हैं गृहिणी के अलावा, श्वास, कास, अर्श रोग, विसूचिका, प्रतिशाय और हृदय रोग में। त्रिदोष जन चिकित्सा करेंगे तो क्या होगा, पंचकर्म करा सकते हैं, घृत, क्षार, आसव और अरिष्ट का प्रयोग कराएंगे। अब स्लैश में गृहिणी में आवस्तिक चिकित्सा, अब भाई पूछी जाती है आवस्तिक चिकित्सा किस में कराई जाती है, तो एक तो ये आपका स्लैश में गृहिणी हो गया, और किस में कराई जाती है ये आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। क्रियायाम च आवस्तिकी शृणु स्टीवनम श्लैष्मिके रुक्षम दीपनम तिक्तस संयुक्तम। अब इसकी हिंदी क्या होगी, अवस्था के अनुसार चिकित्सा, कफजन्य गृहिणी में रूक्ष अग्निदीपन और तिक्त द्रव्यों द्वारा क्वाथ बनाकर कवल धारण कर बार बार थूकना चाहिए। अब तीक्ष्ण अग्नि, भस्मक रोग पूछ लिया जाता है ना कई बार, भस्मक रोग क्या होता है, तीक्ष्ण अग्नि, तो यहाँ दे रखा है, नरे क्षीण कफे पित्तम कुपितम मारुत अनुगम भुक्ते अन्ने लभते शांति जीर्ण मात्रे प्रताम्यति, ठीक है। चरक चिकित्सा 15 के 217 श्लोक में दे रखा है भस्मक रोग के बारे में। तो भस्मक रोग क्या है, कफ क्षीण हो, पित्त कुपित हो और पित्त के साथ वायु लगी रहती
तो पित्त ग्रहणी कला में जाकर, अब पित्त के साथ वायु चिपकी हुई है तो पित्त क्या करेगा, ग्रहणी में जाकर क्या करेगा, गर्मी से जठराग्नि को बल दे देता है। अब पित्त क्या होता है, उष्ण होता है, तो क्या करेगा, जठराग्नि को बढ़ा देगा, जठराग्नि बढ़ेगी, अग्नि बढ़ेगी, वायु रुक्ष शरीर में अन्न के गुणों को दबाकर शीघ्र ही पचा देती है, और जो वायु होती है वह रुक्ष गुण के कारण शीघ्र ही पका देती है। अब देखो आग तो वही जलेगी ना जहाँ हवा होगी, तो वही जठराग्नि का भी हाल है कि भाई हवा जैसे ही गई वैसे जठराग्नि और प्रज्वलित हो गई, और उसने जो खाया हुआ खाना था वह फटाक से जो है उसे पचा दिया। शीघ्र ही अन्य आहार न मिले तो अन्न को पकाकर रक्त आदि धातुओं को पचाता है। अब अगर खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा, उसकी रक्त आदि धातुएं भी उनका पाचन होने लगा, धातु दुर्बलता और अनेक प्रकार के रोग हो जाने की वजह से उसे मृत्यु हो जाती है। भस्मक रोग की चिकित्सा क्या करेंगे, गुरु स्निग्ध शीतल मधुर और पिच्छल अन्न का सेवन कराएंगे, भेड़ के घृत का प्रयोग करेंगे, मोम तथा घृत का प्रयोग करना है, मोम और घृत एक में मिलाकर शीतल जल से पिए, ठीक है। अब सम अग्नि का महत्व बता दिया गया। कफे वृद्धे जिते पित्ते मारुते चा अनलः सम धातो पच्यते अन्नम पुष्ट आयु बल वृद्धि। चरक चिकित्सा 15। कफ के बढ़ जाने पर, पित्त और वायु के जीते जाने पर जठराग्नि सम हो जाती है तथा वात पित्त कफ भी समान मात्रा में हो जाते हैं। अत्यग्नि रोग में आहार का सिद्धांत। अब अत्यग्नि हो गए तो उसमें आहार का सिद्धांत क्या, यत् किंचित मधुरम मेघम श्लेष्मलम गुरु भोजनम सर्व तद्यत अग्निहितम भुक्तवाद प्रस्वप्नम दिवा, ठीक है। तो इस श्लोक को आप रिमेंबर करिएगा, याद करिएगा, और मैं अब आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।